हेलो। ऑडिबल टू एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मॉडर्न अलजेब्रा प्लस नंबर थ्योरी, अगर इनको ऐड कर देंगे तो 11 + 3 यानी कि टोटल 40 मार्क्स के यहाँ से आते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन नंबर थ्योरी के और 11 क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा। अब मॉडर्न अलजेब्रा में भी 4 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से आ जाते हैं, फिक्स नहीं है, 3 to 4 क्वेश्चन रिंग थ्योरी से और बाकी टॉपिक से 3 to 4 क्वेश्चन। तो ऐसे ही टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते हैं, ग्रुप थ्योरी से, रिंग थ्योरी से और फील्ड थ्योरी और बाकी के जो और टॉपिक है मॉड्यूल थ्योरी या फिर गैलवा थ्योरी से। अब अगर मॉडर्न अलजेब्रा में पूरे मार्क्स लाने हैं तो फिर पूरा पढ़ना पड़ता है ग्रुप थ्योरी, लेकिन ग्रुप थ्योरी या मॉडर्न अलजेब्रा के सिर्फ 10% सिलेबस से 70 to 80% क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अगर सिर्फ 10% भी पढ़ लेंगे ना इंपॉर्टेंट, तो उससे 70 to 80% क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का हो जाता है। तो ग्रुप थ्योरी में ग्रुप का डेफिनेशन तो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था कि ग्रुप क्या है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है कि एक सेट पे, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे मैं क्या करूंगा, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूंगा। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन होता है कि इसी ग्रुप के 2 एलिमेंट को लो और उसका इमेज क्या आना चाहिए, एक यूनिक इमेज, बट उसी सेट के अंदर आना चाहिए। मतलब मैं अगर कोई 2 एलिमेंट ले रहा हूँ तो A*B, तो ये जो C आएगा वो किसको बिलोंग करना चाहिए, G को बिलोंग करना चाहिए। और एवरी AB बिलोंग्स टू G, कि G का कोई भी दो मेंबर लो, जब उस पर ये ऑपरेट करूंगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी उसी G का या उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर अगर 4 एक्सियम सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलते हैं कि G इज अ ग्रुप। अब वो 4 एक्सियम्स क्या है, अगर मैं पहले इसको बाइनरी ऑपरेशन बोल दूं तो ये पहला जो प्रॉपर्टी मतलब एक्सियम से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या कहता है कि फॉर एवरी ए बी A*B बिलोंग करना चाहिए G को। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो G है वो क्लोज अंडर, मतलब इस ऑपरेशन के अंडर में G क्लोज है, मतलब G का कोई भी 2 मेंबर लो उसको इस ऑपरेशन के अंदर वो उस ग्रुप के बाहर नहीं जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपने पास एसोसिएटिविटी, कि फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू G, A*B*C की वैल्यू आ जाएगी A*B*C। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। थर्ड, कि ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सच दैट कि किसी भी मेंबर को उस पर ऑपरेट करूं तो फिर से वही मेंबर मिलना चाहिए। मतलब A*E करूं या E*A करूं, आउटपुट हमेशा वही मेंबर आएगा A। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, कि G के हर एक मेंबर को अगर इस एलिमेंट पे ऑपरेट करूंगा तो फिर से आउटपुट क्या आना चाहिए, फिर से वही एलिमेंट आना चाहिए। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये हमेशा यूनिक होता है, मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आइडेंटिटी होगा तो वो हमेशा यूनिक आता है। ऐसे ही ग्रुप का मैं कोई भी मेंबर ले लूं तो देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी A*B करूं या B*A करूं, हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब जी के हर एक मेंबर के लिए एक ऐसा मेंबर मिलना चाहिए कि जिसको उस पर ऑपरेट करूं तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और इस बी को हम लोग बोलते हैं द इनवर्स ऑफ ए, द इनवर्स ऑफ ए। और इसको डिनोट किससे करते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स से। ये इसका सिंबल है। ये इसका मतलब ये 1/a नहीं होता, ये जस्ट सिंबल है किसका, ए इनवर्स का। ऐसे हम लोग आइडेंटिटी को क्या, ये ई को क्या बोलते हैं, दी आइडेंटिटी, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो हर एक मेंबर के लिए इनवर्स भी हमेशा यूनिक होगा
और किसी ग्रुप के अंदर किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमेशा एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट में अगर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं जिसके अंदर में ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। तो ये अपने पास डेफिनेशन है। अब अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन अगर इसको बोल ही रहा हूं तो इसको बोलने की जरूरत, अलग से बोलने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अब ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, ये जस्ट इसी ऑपरेशन पे ही डिपेंड करता है। ये जो भी मैं ऑपरेट कर रहा हूं ना सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, मैं सेट क्या ले रहा हूं उस पर डिपेंड नहीं करता। आइडेंटिटी और जो इनवर्स है ये कौन सा ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं इस पर भी डिपेंड करता है, और कौन सा सेट है इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी है तो कहीं पे भी अप्लाई करो, ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सा सेट पे बात कर रहे हैं, वो हमेशा एसोसिएटिविटी होगा। लेकिन आइडेंटिटी हो या इनवर्स हो, ये डिपेंड करेगा कि सेट कौन सा ले रहे हैं और इस पे कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्लियर है सबको ये? जैसे रियल नंबर के अंदर अगर मैं एडिशन लगाऊंगा तो उसका आइडेंटिटी कुछ और होगा, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन लगा रहा हूं तो उसका आइडेंटिटी क्या है, और सेट को चेंज कर दूं तब भी उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। तो ये अपने पास ग्रुप का डेफिनेशन हो गया। अब ग्रुप के बाद जैसे हम लोग ने वेक्टर स्पेस में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ते हैं, अब एक बार ग्रुप आ गया तो अब उसकी जनरल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये तो एक स्ट्रक्चर आ गया। मान लो ये कोई एक ग्रुप होगा जिसके हर एक 2 एलिमेंट के लिए मैं अब कोई एक ऑपरेशन डिफाइन कर सकता हूं। अब इसके मेंबर, इसके पास कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, इसके एलिमेंट की एलिमेंट्री बिहेवियर क्या है, ये सब अपने को एक एक करके डिस्कस करना है। तो अब अगर ग्रुप है तो ग्रुप के पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे, क्योंकि है तो एक सेट ही ना, जस्ट मैंने सेट में एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। बट जी एक सेट है, इसका मतलब इसके पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप का ऑर्डर, कि इस ग्रुप के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो ग्रुप फाइनाइट होगा, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। तो ये तो हो गया अपने पास ग्रुप, कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप का ऑर्डर हो गया। तो उसको सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू एन, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर एन एक फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट ग्रुप, अगर इनफाइनाइट है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट का भी ऑर्डर होता है। जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट उठाया a बिलोंग्स टू g, तो इस एलिमेंट का भी अपना एक ऑर्डर होगा। तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि a रेस टू n करने पे अगर आइडेंट 1 आ गया, कब, जब स्टार मेरा मल्टीप्लीकेशन है, कि एक पे अगर मैं a को n टाइम ऑपरेट करूं और आंसर मेरा अगर 1 आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये a का क्या आ जाएगा, ऑर्डर होगा। बट इसमें एक और कंडीशन लगाते हैं कि n जो है ये लिस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मान लो अगर a n1 भी 1 आ रहा है, a n2 भी 1 आ रहा है, ऐसे a nk पे 1 आ रहा है, तो इन n1 में से जो सबसे मिनिमम होगा या सबसे लिस्ट एलिमेंट होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a। तो a का ऑर्डर क्या होगा कि जितने भी पावर पे 1 आ रहा है उन सब में से जो सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप, इस एलिमेंट का ऑर्डर बोलते हैं। तो ये अपने पास लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़ टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस n को क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट का ऑर्डर बोलेंगे। अब अगर मान लो किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है और a रेज़ टू m पे भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये जो m है इस n का मल्टीपल होगा। ये इसी k का क्या होना चाहिए, n का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 है तो a रेज़ टू n पे अगर मान लो 1 आ रहा है तो इसका मतलब n क्या होगा, 2k, k बिलोंग्स टू, मतलब वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 होता है, 8 हो सकता है, मतलब 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए।
तब जाके उस पर आइडेंटिटी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि a3 पे 1 आएगा या a7 पे 1 आएगा, उसके 2 के मल्टीपल पे ही क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये तो कब, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो। ऐसे अगर मतलब एडिशन के अंदर कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि n इंटू ए करने पे 0 आना चाहिए। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो 0 और 1 को, क्योंकि ये तो सिर्फ नंबर्स के अंदर है, अगर मान लो फंक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ, मैट्रिक्स के अंदर काम कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या करते हैं, ए को मैं ऑपरेट करूंगा कितने टाइम, n टाइम, और आंसर क्या आ जाए मेरे पास, आइडेंटिटी आ जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इस n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। मतलब किसी एलिमेंट को अगर मैं n टाइम ऑपरेट करने पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है और वेयर n इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। तो ये क्लियर है सबको। तो ग्रुप का ऑर्डर और ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर। अब इसमें ये जो ग्रुप, किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है n, मान लो ये किसी एलिमेंट का ऑर्डर k आ रहा है और ग्रुप का ऑर्डर n है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि G अगर कोई ग्रुप है और जिसका ऑर्डर मान लेते हैं n है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर क्या आएंगे, मान लो k1, k2, k3, kn। तो ये जितने भी ki है ना, ये डिवाइड करेंगे किसको, n को। अब n को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब जितने भी मेंबर होंगे वो सारे n से छोटे होंगे, और ये जो n है ये ki का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं a के ऊपर g का पावर करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा, और उसी के फैक्टर्स होंगे। किसी भी एलिमेंट के जो ऑर्डर होते हैं वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के फैक्टर्स होंगे। क्यों, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अबेलियन ग्रुप, अगर ग्रुप में मैं और एक कंडीशन ऐड कर दूं कि उसके हर एक एलिमेंट, ग्रुप का मैं कोई भी दो मेंबर लूं, अगर a स्टार b और b स्टार a आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि G इज एन अबेलियन ग्रुप। किसी ग्रुप के हर एक दो एलिमेंट अगर आपस में कम्यूट कर रहे हैं, मतलब ए बी और बी ए अगर दोनों सेम आ रहा है, अगर मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, ए प्लस बी और बी प्लस सेम आ रहा है, अगर कंपोजिशन है तो एफ कंपोजिट जी, जी कंपोजिट एफ, अगर मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी और बी इंटू ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जी इज एन अबेलियन ग्रुप, कि उसके हर एक दो एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं कि वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन के बाद हम लोग साइक्लिक ग्रुप करते हैं, उसके पहले सब ग्रुप देख लेते हैं। जैसे वेक्टर स्पेस के अंदर उसका सब स्पेस था, तो जस्ट हम लोग क्या करते थे, पहले तो उसका एक सबसेट ले लो, मान लो जी एक ग्रुप है और मैंने उसका एक सब ग्रुप ले लिया, लेट सॉरी सबसेट, एच बी ए सबसेट ऑफ जी। इफ एच इटसेल्फ, ये खुद अगर ग्रुप है, तो देन एच इज एन सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच खुद से अगर एक ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एच जी का सब ग्रुप होगा, मतलब जी के सबसेट उठाओ एच, और अगर वो उसका सब ग्रुप है तो सबसेट है, तो एच क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा जी का। अब बट हर बार हम लोग चेक करते नहीं बैठेंगे कि वो सारे एग्जाम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब ये जो एच सब ग्रुप है ना, इसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, इनवर्स एलिमेंट चेंज नहीं होते। मान लो अगर ये मेरे पास एक जी है और ये मेरे पास एक एच है, जो एच का आइडेंटिटी होगा वो जी का भी तो मेंबर है,
तो वो जी का भी आइडेंटिटी हो जाता है। अगर इसके एलिमेंट के पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वही सेम इनवर्स जी के अंदर भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच अगर जी का सबसेट है तो जो दो प्रॉपर्टी है ना वो तो डायरेक्ट आ जाती है। एसोसिएटिविटी तो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, तो बचा क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है ना और उसके अंदर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सब ग्रुप हो जाएगा जी का। मतलब एच अगर एक फाइनाइट सब ग्रुप है जी का और एच में सिर्फ पहला प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसके हर एक दो एलिमेंट को ऑपरेट करने पे अगर वो एच के अंदर ही आ रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो सब ग्रुप हो जाएगा। बट ये तो सिर्फ फाइनाइट के लिए होगा। इन जनरल क्या बोलेंगे, तो इन जनरल अपने पास एक थ्योरम है कि एच अगर सबसेट है जी का नॉन एम्प्टी तो देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो ये अपने पास थ्योरम है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करते हैं कि अगर जी का मैंने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया तो एच को सब ग्रुप कब बोलेंगे जी का, जब ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए जी। तो ये अपने पास सब ग्रुप का डेफिनेशन होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है। हम लोग ने ऑर्डर देखा कि जी अगर एक ग्रुप है, मान लो इसका ऑर्डर है और मैंने उसका एक एलिमेंट ले लिया ए। अब इस एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर क्या है, इसके जो भी ऑर्डर होंगे K1 K2 मान लो जो भी ऑर्डर होगा, Ki क्या करने चाहिए, n को डिवाइड करने चाहिए। ठीक है, तो ये K1 K2 मतलब, और ये सारे n के फैक्टर्स है, इसमें से कोई इसका एक ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि n के जितने नंबर फैक्टर्स होंगे, अब n में खुद भी इसको डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, या फिर n के जितने फैक्टर्स होंगे वो सारे इसको डिवाइड करेंगे। मतलब ग्रुप का ऑर्डर कभी n को तो क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर n भी हो जाएगा। तो मान लो किसी केस में किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और उसके किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर n आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, G इज एन साइक्लिक ग्रुप। G इज अ साइक्लिक ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि जो G है ना, इसको एक एलिमेंट क्या करता है, जनरेट करता है। मतलब G इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, कि कोई एक ही एलिमेंट इसको जनरेट कर सकता है कि ए के डिस्टिंक्ट पावर करो, क्योंकि ये n लिस्ट पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये लिस्ट पॉसिबल ऑर्डर है। तो इसका मतलब जब मैं a का पावर करूंगा a1 a2 सॉल्व अप टू an, और ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, और ग्रुप के पास भी कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, n। तो इसका मतलब, और दूसरी बात, a का कोई भी पावर ले लो, क्लोजर है तो ग्रुप के बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। मतलब ग्रुप को जनरेट करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट मेरा काफी है। जैसे वेक्टर स्पेस के अंदर हम लोग क्या करते थे, ऐसे वेक्टर ढूंढते थे जो पूरे ग्रुप को जनरेट करें, और वहां से हम लोग डायमेंशन डिफाइन करते थे। तो ऐसे ही ग्रुप के अंदर अगर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर n है, इसका मतलब वो सिंगल एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट से हम लोग पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप के अंदर एक ही जनरेटर होगा, एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। तो जी को साइक्लिक ग्रुप कब बोलेंगे, कि जी अगर किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। और इसमें ये थ्योरम्स में आ जाता है कि अगर इसके पास जी अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट सच दैट ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज n। कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप है और जिसका ऑर्डर n है, तो अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर भी n है, तो उस फाइनाइट ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक साइक्लिक ग्रुप है। तो क्लियर है सबको ये यहां तक, अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप। तो ये अपने पास साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन आता है। अब साइक्लिक ग्रुप है तो इसके साइक्लिक ग्रुप को सबसे अच्छा ग्रुप माना जाता है।
साइक्लिक ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में अपने को सब कुछ पता होता है कि इस साइक्लिक ग्रुप के पास कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ये सब कुछ अपने को पता चलता है। देखो किसी एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग देखे थे, तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या था कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ए रेज टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी और एन इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये अपने पास डेफिनेशन है। अब एक बात बताओ, अगर कोई जी एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर इवन, अगर मैं ये पूछूं कि इसके पास टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ इवन ऑड में बताना है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं? अब इसमें अपने को ना ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि कैसे अपने को ग्रुप के इनवर्स को यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को इसमें यूज करें। एक याद रखना, सेल्फ इनवर्स किसको बोलते हैं? सेल्फ इनवर्स मतलब जिसको ए को खुद से ऑपरेट करने पे अगर आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनवर्स। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेल्फ इनवर्स है बट जिसका ऑर्डर 1 होता है। आइडेंटिटी खुद से ऑपरेट करेंगे तो 1, बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाता है 2, लेकिन आइडेंटिटी को छोड़ के। तो मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर इवन है और मैं ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज करूं, तो 2 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, इवन या ऑड? इसमें अपने को क्या करना है, सिंपल ग्रुप की प्रॉपर्टी को यूज करना है। ऑड होंगे। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा आगे। देखो सिंपल एग्जांपल, मान लो किसी ग्रुप के पास 4 एलिमेंट है, G इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4। ठीक है, ये मान लो इसके पास 4 एलिमेंट है, तो एक तो आइडेंटिटी आ जाएगा अपने पास, इसका ऑर्डर कितना होगा 1। अब अपने को सिर्फ चेक करना है A2 A3 A4 के बारे में, A3 A2 A3 A4। अब देखो ये तो सेल्फ इनवर्स रहता है। अब ये तीनों अगर ये ग्रुप है तो इसका मतलब इसके पास इसका इनवर्स होगा, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो A2 को मैं ऑपरेट कर दूं खुद पे तब तो आइडेंटिटी आ जाए, या तो फिर A2 का इनवर्स A3 होगा। अगर A2 का इनवर्स A3 है तो A3 का इनवर्स A2 आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो अब दो केस आएंगे, मान लेता हूं A2 सेल्फ इनवर्स है, तो A2 अगर मेरा सेल्फ इनवर्स है तो इसका मतलब A2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A2 इज इक्वल टू 2, और ऑर्डर ऑफ A1 आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 1 है। तो ये क्लियर है, अगर ये सेल्फ इनवर्स आ गया तो इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। अब बचा A3 और A4। अब इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है, अब फिर से A3 के पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये सेल्फ इनवर्स होगा, अगर सेल्फ इनवर्स होगा तो A3 मान लेते पहले ही केस ले लेते हैं कि A3 आइडेंटिटी आ जाएगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A3 भी क्या आ जाएगा 2। अब बचा A4 के पास, अगर ये सेल्फ इनवर्स है ये सेल्फ इनवर्स है तो ग्रुप है तो इसके पास भी कोई इनवर्स होगा, आइडेंटिटी का कोई दूसरा इनवर्स हो नहीं सकता, तो इसका मतलब A4 के पास भी क्या ऑप्शन है कि ये भी सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। तो इस केस में इवन ऑर्डर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3, तो इसका मतलब 3 एलिमेंट आ गए ऑर्डर 2 के। मान लो तो अगर मैं सेकेंड केस ले लेता कि A2 सेल्फ इनवर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि A2 का इनवर्स जो है वो ये है, मतलब A2 स्टार A3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा और A3 स्टार A2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब ये दोनों एलिमेंट हट गए, अब बचा क्या A4, इसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, अब इसको क्या बनना पड़ेगा, इसको सेल्फ इनवर्स, तो ये दोनों तो हट गए। तो अब इसके पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 1। तो मतलब यही दो पॉसिबिलिटी थे, तो या तो 3 होंगे या तो 1 होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी इसके पास नहीं है,
और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अगर ये सेल्फ इनवर्स नहीं है तो उसका मतलब या तो ये इनवर्स होगा या तो ये इनवर्स होगा, बट दोनों में से कोई तो एक इसके इनवर्स आएंगे, क्योंकि ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट के पास उसका यूनिक इनवर्स होता है। तो इसके पास या तो ये इनवर्स होगा या तो ये, दोनों में से एक तो इनवर्स रहेंगे। इसका मतलब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर इवन है तो उस केस में उसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू ऑर्डर के होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, ऑड आएंगे। ठीक, क्या होगा? नहीं नहीं, इन जनरल नॉन साइक्लिक इसमें क्या लेना देना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक से कुछ लेना देना नहीं, जनरल ग्रुप। साइक्लिक नॉन साइक्लिक का भी कुछ बात ही नहीं। कोई भी ग्रुप हो अगर उसका ऑर्डर इवन है तो उसके पास जो टू ऑर्डर के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो हमेशा कितने आएंगे, ऑड आएंगे। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो, किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, चाहे ए का ऑर्डर निकालो या ए इनवर्स का ऑर्डर निकालो, ये सेम होगा। ऐसे ही आगे चल के कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर मान लो मैं इसके कॉन्जुगेट का ऑर्डर लूं तो ये भी सेम होता है। ए बी का ऑर्डर लो या बी ए का ऑर्डर लो, ये भी सेम होता है। हाँ, ऑर्डर ऑफ ए बी ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है, जब ये कम्यूट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। अगर मान लो इफ जिस ए बी और बी ए अगर कम्यूट कर रहा है और जीसीडी जो है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का 1, उस केस में ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर बी आती है। बट जीसीडी अगर 1 है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल आता है। तो ये कब होगा, जब जीसीडी ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी का जीसीडी 1 आ रहा है और ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे। बाकी इन जनरल इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो ये कुछ रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को लेके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर, मान लो ये ए का ऑर्डर है और मुझे निकालना है ए रेस टू के का ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करना रहता है इसमें जीसीडी ऑफ के और ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ए के ऑर्डर का और के का जीसीडी निकालो और इससे डिवाइड करना है किसको, ग्रुप के ऑर्डर को। तो ये कुछ थ्योरम है जिसका हम लोग किसी एलिमेंट के ऑर्डर से यूज करते हैं। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप का रिजल्ट क्या था कि किसी ग्रुप के हर एक दो एलिमेंट, अगर मतलब कोई भी दो एलिमेंट लो, अगर वो आपस में कम्यूट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप। अभी तक हम लोग ग्रुप के एग्जांपल्स नहीं देखे, बस डेफिनेशन देख रहे हैं। तो अबेलियन ग्रुप के अंदर हर दो एलिमेंट कम्यूट करना चाहिए। तो अब कुछ रिजल्ट है जिसका यूज करके डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रुप अबेलियन है। अब जैसे अपने को ये पता है कि अगर मैं ए इनवर्स का इनवर्स ले रहा हूं तो आंसर मेरा ए आ जाएगा। तो ये हर एक ग्रुप के लिए ट्रू रहता है। ए बी का मैं अगर इनवर्स ले लूं तो ये आ जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको बोलते हैं बिजेट्स लॉ, ठीक है। तो ये भी हर एक ए बी के लिए ट्रू होता है। अगर मान लो ए बी और ए सी ले लूं तो इसमें लेफ्ट कैंसलेशन लॉ या फिर ऐसे ही बी ए या इज इक्वल टू सी ए, तो ये चीजें होल्ड होती है। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, बीसी के लिए। तो ये चीजें तो हमेशा इन जनरल ट्रू होती है। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसे रिजल्ट है अगर वो ट्रू हो गए, जैसे ऑर्डर ऑफ सॉरी ए बी का इनवर्स जो है अगर मान लो ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल आ गया, क्योंकि इन जनरल तो ये ट्रू नहीं होता है कि ए बी का इनवर्स कैसे ओपन होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स लॉ यूज होता है उसमें। बट यहाँ पे ये अगर ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स अगर ऐसे ओपन हो गया तो ये एक रिजल्ट है
कि जी अबेलियन हो जाता है। ठीक है, अगर जी अबेलियन है तो ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स होगा। अगर ये है तो ग्रुप अबेलियन है। तो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन होता है। अगर ये है तो ग्रुप अबेलियन है, और अगर ग्रुप अबेलियन है तो ये लॉ उसमें सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगर मान लो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर वो सेल्फ इनवर्स है, मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए स्क्वायर करने पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तब भी जी क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास एक और रिजल्ट होगा। कैंसलेशन लॉ में अगर ए बी इज इक्वल टू, मान लो ए बी और यहां से कुछ सी है। अब ये देखो यहाँ पे ए और ये ऐसा तो है नहीं, या फिर पी और ये टाइप का है नहीं। अगर मान लो इस तरीके से ये ए कैंसिल हो गया, क्रॉस कैंसलेशन होता है, तब भी हम लोग क्या बोलते हैं कि जी इज एन अबेलियन ग्रुप। कि ए बी का इनवर्स अगर ए इनवर्स बी है, ये इफ एंड ओनली कंडीशन है, और ये दोनों डायरेक्ट है कि अगर ये होगा तो जी अबेलियन है, अगर ये होगा तब भी जी इज अबेलियन ग्रुप। तो ये क्लियर है सबको। ऐसे इसमें और एक ऐड कर दो कि ए बी का स्क्वायर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ गया तब भी होता है। ये क्यूब के लिए ट्रू नहीं होता, ये इसके लिए ट्रू नहीं है। ये सिर्फ अगर ए बी का स्क्वायर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तब भी जी क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। और अगर ग्रुप अबेलियन है तो ये होगा, अगर ये है तो ग्रुप अबेलियन होगा। ऐसे अगर इन जनरल ए बी रेस टू एन, ए रेस टू बी रेस टू एन, अगर ये कोई 3 कंजिगेटिव एन के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में भी ग्रुप मेरा अबेलियन हो जाता है। तो ये कुछ थ्योरम है अबेलियन ग्रुप के लिए, और भी आगे आएंगे। तो ये डायरेक्ट अपना एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके हम लोग ग्रुप को अबेलियन प्रूव कर पाते हैं। साइक्लिक ग्रुप सबसे अच्छा ग्रुप है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर साइक्लिक है तो ये इंप्लाई करता है कि ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर n है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट a रेस टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर n इज अ, या फिर सिंपल ये बोलो कि ग्रुप देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, दैट इज कि g जो है वो a से जनरेट होगा। अब इसके पास एक ही जनरेटर नहीं होते, तो देयर एग्जिस्ट कितने, एग्जैक्टली phi of n जनरेटर, मतलब n के साथ जितने रिलेटिवली प्राइम होंगे उतने नंबर ऑफ जनरेटर इसके पास होते हैं। मान लो अगर मैं कोई ग्रुप ले लूं जिसका ऑर्डर 8 है तो इसके पास जनरेटर कितने हो जाएंगे, phi of 8। और phi of 8 क्या होता है, जितने इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। ये सब फॉर्मूला हम लोग नंबर थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। अब रिलेटिवली प्राइम मतलब इसका को प्राइम 1 होना चाहिए, तो 1, 3, 5 और 7। तो ये जितने भी हैं मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके पास कितने जनरेटर होंगे, टोटल 4 जनरेटर। मतलब 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका n पावर करने पे आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर करते हैं, और d कोई फैक्टर है जो कि n को डिवाइड कर रहा है। तो अब इस d ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो टोटल 5 ऑफ d एलिमेंट्स होंगे g के अंदर। मतलब किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और उसके जितने फैक्टर्स होंगे उस ऑर्डर के उसके पास एलिमेंट होंगे, तो उस ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो 5 ऑफ d एलिमेंट्स होते हैं d ऑर्डर के। ये क्लियर है सबको। साइक्लिक के लिए, सिर्फ साइक्लिक के लिए, हर एक के लिए कहाँ होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, मतलब कुछ ग्रुप्स में होते हैं, हर एक जगह नहीं होता। तो साइक्लिक ग्रुप है
और कोई भी डी अगर एन को डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो 5 ऑफ डी एलिमेंट्स होंगे। और कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे? तो यूनिक सब ग्रुप होंगे। मान लो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर एन है तो देन देयर आर कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हो जाएंगे? फिर क्या बोलते हैं, टाउ ऑफ एन बोलते हैं ना, इतने, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो इतने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं इसके पास। ठीक है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर एन है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? 5 ऑफ एन, मतलब जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, और हर एक डिवाइजर्स के एक ही यूनिक सब ग्रुप आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? कि अगर कोई जी अगर एक ग्रुप है तो उसके फैक्टर्स निकाल लो, और हर एक फैक्टर्स के ऑर्डर के एक यूनिक सब ग्रुप आते हैं। अब ध्यान दो कि इन जनरल अगर कोई पूछे कि अगर जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जिस ग्रुप का ऑर्डर एन है, ठीक है, और डी इस एन को डिवाइड कर रहा है, तो डी ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हो सकते हैं? ठीक है, तो ये होंगे कि इस ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइडेड बाय 5 ऑफ डी। अच्छा, ये ग्रुप अगर साइक्लिक होता तो डी ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं? 5 ऑफ डी, और 5 ऑफ डी और 5 ऑफ डी कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाता है? 1। तो इसीलिए कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप थे? यूनिक सब ग्रुप आते हैं। तो इन जनरल अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसके पास कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होंगे? तो डी ऑर्डर के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको डिवाइड कर दो 5 ऑफ डी से, इतने नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप होते हैं, किसी भी साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं किसी भी ग्रुप फाइनाइट ग्रुप के पास। ये क्लियर है सबको? साइक्लिक ग्रुप के पास कितने सब ग्रुप होते हैं? एग्जैक्टली यूनिक। और इन जनरल, अच्छा ये बता कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। इज साइक्लिक मतलब अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे साइक्लिक है। तो इसीलिए साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप उठा रहा हो वो अपने आप में साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, और हर एक पॉजिटिव डिवाइजर्स का एक ही सब ग्रुप आता है। इन जनरल कोई भी ग्रुप ले लो फाइनाइट ग्रुप, और उसके पास मान लो अगर डी डिवाइड कर रहा है तो उसके पास डी ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ साइक्लिक होंगे? तो पहले तो डी ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकाल लो,